अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास बेटे। ओपन योर फिजिक्स बुक, पेज नंबर 22 अपनी बुक आप लोग ओपन करेंगे। अपने लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कन्वेक्शन। मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि जब बेटे लिक्विड में या गैसेस में हीट का ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, तो हम उसे क्या कहते हैं, उस फेनोमेना को, उस प्रोसेस को जो कि लिक्विड और गैसेस में हो रहा है, ठीक है, यानी कि हीट ट्रांसफ़र, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कन्वेक्शन कहते हैं। ठीक है, कन्वेक्शन हमने डिटेल से पढ़ी। फिर मैंने आपको बताया कि लिक्विड में कन्वेक्शन कैसे होती है। देन हमने पढ़ा गैसेस में कन्वेक्शन किस तरह से होती है। आज बेटे हम कन्वेक्शन करंट के डिफरेंट टाइप की जो एप्लीकेशंस हैं, उनके यूजेस हैं, कहाँ कहाँ कन्वेक्शन करंट यूज़ हो रहा है, वो सारा कुछ हम डिटेल से पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं साथ साथ आपको इसको एक्सप्लेन करूँगी। अपनी बुक का पेज नंबर 22 आप लोग ओपन करें। टॉपिक हमारा है एप्लीकेशंस ऑफ कन्वेक्शन करंट्स। Convection current created by electric, gas, or cool heaters are used to warm our homes and offices. Central heating system also rely on convection to distribute heat throughout the buildings. On a larger scale, convection current occurs naturally in the environment. The daily changes in temperature in the atmosphere are caused by the movement of warm or cool air. Land and sea breeze are examples of convection current in nature. हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस बेटे कन्वेक्शन करंट की। क्या एप्लीकेशंस हैं कन्वेक्शन करंट बेटे? हम अपने डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रिक, गैस और कूल यानी कि जो कोयले से चलने वाले हीटर्स हैं उनमें यूज़ करते हैं अपने होम्स को, अपने घरों को, अपने दफातर को गर्म करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं इनके अंदर जो सेंट्रल हीटिंग सिस्टम होता है, ठीक है बेटे, उसमें भी सारा का सारा कन्वेक्शन करंट ही जो है वही फिनोमेना यूज़ हो रहा होता है। इसके अलावा लार्जर स्केल में कन्वेक्शन करंट को हम आप लोग वैसे नेचुरली भी देखते हो कि जो एयर है और जितने भी वेदर्स हैं, सीज़न है, ठीक है, विंड का चलना, ये भी सारा कुछ ड्यू टू कन्वेक्शन करंट ही होता है। ठीक है, और सारे अब वन बाय वन इसकी सारी एप्लीकेशंस जो है वो हम स्टडी करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद दीज एप्लीकेशंस। नंबर 1 एप्लीकेशन जो आपकी बुक में गिवन है, डैट इज़ लैंड एंड सी ब्रीज। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं आपको इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूँगी। लैंड एंड सी ब्रीजेस। Why does a sea breeze blow during the day and why does a land breeze occur at night? Land and sea breezes are caused by convection. During the day, the land heats up faster than the sea due to land's low specific heat capacity. The warm air above the land rises and cooler air from the sea moves into replace it, creating a sea breeze as shown in figure 11.4. At night, the land cools down more quickly than the sea. As a result, the air above the sea becomes warmer and riser, while cooler air from the land moves toward the sea, creating a land breeze as illustrated in figure 11.5. बेटे मैंने जो टॉपिक अभी रीड आउट किया डैट इज़ लैंड एंड सी ब्रीज। ठीक है, सिंपल सी मेरे ख्याल से सिंपल फिनोमेना है, लेकिन क्योंकि आप लोगों ने पहले नहीं पढ़ा इसलिए आप लोग इससे फेमिलियर नहीं होंगे। सिंपल अगर लफ्ज़ी मायने देखा जाए तो लैंड का मतलब क्या होता है, ज़मीनी हवा, और सी ब्रीज़ का मतलब क्या होता है, समंदरी हवाएं। अब ज़मीनी हवाएं कैसे होती हैं, कैसे चलती हैं, और जो सी ब्रीज़ है, जो समंदरी हवाएं हैं, ब्रीज़ का मतलब होता है हवा, ब्रीजेज होगा हवाएं। ठीक है, ये किस तरह फिनोमेना हो रहा है, किस तरह से हवा यहाँ पे चलती है, ज़मीन और जो समंदर है, ठीक है, इन दोनों की हवाओं में डिफरेंस है, किस तरह से ये सारा का सारा प्रोसीजर होता है, ये सारा कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊँगी। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बेटे के जो सी ब्रीज़ है ये ब्लो करती है ड्यूरिंग द डे, और ये आपसे क्वेश्चन ही पूछा हुआ है। ठीक है, 2 क्वेश्चन है आपकी बुक में जो पूछे, इन दोनों के आंसर डिटेल से मैं आप लोगों को देती हूँ। आपकी बुक में क्वेश्चन है कि सी ब्रीज जो है, जो समुद्री हवा है, ये ब्लो करती है ड्यूरिंग द डे, जबकि जो लैंड ब्रीज है ये होती है रात को। वाई, क्यों, इसका रीज़न क्या है? ठीक है, ये चीज़ हम लोग आज डिस्कस भी करेंगे और मैं आपको इन क्वेश्चन का आंसर भी दूंगी। लैंड और जो सी ब्रीज हैं बेटे, ये दोनों की दोनों, पहले तो आप लोग ये कंसेप्ट क्लियर करो कि दे आर ड्यू टू कन्वेक्शन। यहाँ पे जो फिनोमेना, जो प्रोसेस इन्वॉल्व है वो क्या चीज़ है, कन्वेक्शन है। ठीक है, लैंड ब्रीज में भी और सी ब्रीज में भी। अभी हमने पीछे लास्ट जो टॉपिक हमने पढ़ा था वहाँ पे मैंने आपको बताया था ना कि हवा किस तरह से चलती है,
गर्म हवा जो है वो डेंस होकर ऊपर को हो जाती है और जो ठंडी हवा होती है फिर उसकी जगह ले लेती है। बिल्कुल यहाँ पे भी यही फिनोमेना जो है वो इन्वॉल्व है। जब बेटे डे का टाइम होता है यानी कि दिन का वक्त होता है, ड्यूरिंग द डे क्या होता है कि ज़मीन जो है, जो हमारा लैंड है, जो हमारी ज़मीन है वो हीट अप होती है, ठीक है। और ये फास्टर तेज़ी से हीट अप होती है एज़ कंपेयर टू, अगर हम सी की बात करें, समंदर की बात करें, तो ज़मीन जो है वो जल्दी हीट अप होती है ड्यू टू, आपको पता है ड्यू टू क्या, ड्यू टू सन की रेडिएशंस की वजह से ज़मीन का टेम्परेचर जो है वो हाई हो जाता है, ठीक है। और इसकी वजह से लैंड की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो लो हो जाएगी। जो ज़मीन की बिल्कुल लैंड की सरफेस के साथ जो एयर होती है वो क्या होती है, वो गर्म हो जाती है। और जब हवा गर्म होती है तो आपको पता है ये डेंस हो जाती है, और डेंस होने के बाद ये क्या हो जाएगी, लाइटर हो जाएगी। लाइटर हवा क्या करती है, रेस करती है, ऊपर को उड़ती है, ठीक है। जब हॉट एयर ऊपर को उड़ेगी तो ठंडी हवा जो है वो उसकी जगह लेने के लिए नीचे आ जाएगी, और इस तरह से ये साइकिल जो है वो कंटिन्यू रहता है, ठीक है। और इसी तरह से ज़मीन में जो लैंड है वहाँ पे बेटे ये एयर का फ्लो जो है ये कंटिन्यू रहता है, ठीक है। और जब वार्म एयर लैंड से राइज होती है तो जो कूलर एयर है ना, कूलर एयर जो ठंडी हवा है वो कहाँ से बेसिकली आ रही है, इट कम्स फ्रॉम सी, ये समंदर से आ रही होती है, ठीक है। और ये जो सी से आती है एयर, ये फिर क्या करेगी, ये मूव करेगी और उसकी जगह ले लेगी। किसकी जगह, जो गर्म हवा ऊपर गई थी ना, रेज हो गई थी ड्यू टू लो डेंसिटी, जब उसकी डेंसिटी लो हुई वो डेंस होगी, लेस डेंस, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया। मेरे कहने का मतलब बेटे ये है कि वो लेस डेंस होगी ना, जब वो लेस डेंस होती है तो वो क्या हो जाती है, लाइट हो जाती है। लाइट होके वो क्या करती है, राइज करती है ऊपर को। जब गर्म हवा ऊपर को राइज करती है तो समंदर की हवा जो है वो ठंडी हवा होती है दिन के टाइम। ये सारा फिनोमेना मैं आपको बता रही हूँ डे टाइम का फिनोमेना, यानी कि दिन के टाइम क्या होता है। अब क्या होगा कि जो सी से एयर आएगी वो ठंडी हवा होगी और वो इसकी जगह अब ले लेगी, और इस तरह से ये हवा का जो चक्कर है ये कंटिन्यू रहता है, ठीक है। और फिर क्या चीज़ क्रिएट होती है, वो होती है सी ब्रीज, ठीक है। उसके बाद हमने ये फिनोमेना क्या पढ़ा, ये फिनोमेना हमने पढ़ लिया दिन के टाइम का, ड्यूरिंग द डे। अब बात आती है एट नाइट की, रात के टाइम की बात आती है। रात के टाइम में क्या होगा कि जो ज़मीन है वो ठंडी हो जाती है। रात के टाइम क्या होता है, ज़मीन ठंडी हो जाती है क्योंकि सूरज तो गुरूब हो जाता है ना, तो सूरज की हीट तो आ ही नहीं रही ज़मीन में, लैंड पे नहीं आती। तो रात के टाइम क्या होता है बेटे, ज़मीन ठंडी होती है। जब ज़मीन ठंडी होती है, ठीक है, तो ज़मीन का जब कंपैरिजन किया जाए ना समंदर की निस्बत, तो समंदर की निस्बत ज़मीन जो है वो ज़्यादा ठंडी हो जाती है। और दिन के टाइम क्या था कि ज़मीन समंदर की निस्बत ज़्यादा हॉट थी। अब रात के टाइम पे क्या हो गया, प्रोसेस रिवर्स हो गया, ऑपोजिट हो गया। रात के टाइम पे जो लैंड है वो ज़्यादा कूल हो जाता है एज़ कम्पेयर टू सी, और इसके नतीजे में क्या होता है कि जो एयर अबव द सी होती है वो क्या हो जाएगी, वो एयर जो समंदर के ऊपर होती है हवा, वो क्या होती है, गर्म हो जाती है और गर्म होके राइज हो जाती है, ठीक है। और जो कूलर एयर है अब वो लैंड से मूव करके कहाँ जाएगी बेटे, वो इसकी जगह लेने जाएगी, ठीक है। और इस तरह से ये जो है ये भी इस तरह से प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू रहता है। यानी कि डे और नाइट के टाइम में दोनों प्रोसेस क्या हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाते हैं। आपकी बुक में यहाँ पे दो डायग्राम बनी हुई हैं, एक बना हुआ है एट डे टाइम की डायग्राम, ठीक है। ये जो ब्लू कलर में आपको डायग्राम नज़र आ रही है, इस टाइम क्या है, क्योंकि सूरज निकला हुआ है तो लैंड जो है वो हॉट है। यहाँ से क्या होगा कि जो हॉट एयर होगी वो क्या हो जाएगी, लेस डेंस हो जाएगी, लेस डेंस होके वो राइज हो जाएगी, ठीक है। ये हॉट ऊपर आएगी और सी से कोल्ड एयर जो है वो लैंड की तरफ आएगी। ये जो जगह खाली होगी अब वो जगह ले लेगी। ये एरो आपको यही शो किया गया है कि यहाँ से कोल्ड एयर अब इस जगह को जो खाली होगी उसकी जगह ले लेगा। लेकिन रात के टाइम यानी कि एट नाइट टाइम यही प्रोसीजर जो है ये रिवर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि रात है अब सूरज जो है आपको पता है गायब हो चुका है, डायरेक्ट हीट जो है वो लैंड में नहीं आ रही, ज़मीन इस टाइम क्या होती है, ठंडी हो जाती है एज़ कम्पेयर टू सी। तो यहाँ पे क्या होगा कि रिवर्स फिनोमेना हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, कोल्ड एयर है एज़ कम्पेयर टू सी। जो फिनोमेना हमने डे टाइम में पढ़ा है वो सारा का सारा फिनोमेना इस टाइम पे क्या हो जाएगा,
रिवर्स हो जाएगा। इज़ डेट क्लियर? तो डैट इज़ हाउ लैंड एंड सी ब्रीजेज़, यानी कि लैंड और सी की जो हवा है उसमें क्या डिफरेंस था, वो क्यों हो रहा था, डैट इज़ ड्यू टू कन्वेक्शन। ठीक है, ये आपने यहाँ पे प्रोसेस जो है वो याद रखना है। इसके अलावा बेटे आपके पेपर में यहाँ पे अक्सर आ जाता है व्हाट इज़ यू मेंट बाय लैंड ब्रीज एंड व्हाट इज़ यू मेंट बाय सी ब्रीज। इन दोनों की डेफिनेशन आपके पेपर में आ सकती हैं। वो डेफिनेशन मैं आपको राइट करवा देती हूँ, वो आप लोग लिख लो। पहले बात हम लोग कर लेते हैं लैंड ब्रीज की। लैंड ब्रीज इज़ अ जेंटल ऑफ शोर विंड जो कि ब्लो करती है फ्रॉम द लैंड टूवर्ड द सी और लार्ज लेक। ठीक है, और ये दो डिफरेंट फिनोमेनाज हैं, इनकी डेफिनेशन मैं आपको राइट करवा देती हूँ, आप लोग राइट कर लो, मेरे साथ साथ लिख लो। तो बेटे लेट्स स्टार्ट विद दीज डेफिनेशंस। मैं आपको इन दोनों की डेफिनेशंस राइट करवा देती हूँ ताकि अगर पेपर में आएँ तो आप वहाँ पे कंफ्यूज ना हो, इसको राइट कर लो। ठीक है, हम यहाँ पे डेफिनेशन लिख लेते हैं। आपको फिनोमेना तो यहाँ पे समझ आ गया ना कि लैंड ब्रीज कैसे होती है और जो सी ब्रीज है वो किस तरह से होगी। ठीक है, यहाँ पे जो प्रोसेस इन्वॉल्व था डैट इज़ कन्वेक्शन। तो मैं आपको बेटे दोनों की डेफिनेशन लिखवाने लगी हूँ, आप लोग डेफिनेशन इसकी नोट कर लो अपनी अपनी नोटबुक्स में। ठीक है, पहले हम डिफाइन कर लेते हैं लैंड ब्रीज को। व्हाट इज़ लैंड ब्रीज? लैंड ब्रीज क्या होती है? ठीक है, आप लोग यहाँ पे लिखें अ लैंड ब्रीज इज़ अ, लिखो बेटे, अ लैंड ब्रीज, a land breeze is a gentle offshore wind, ठीक है, that blows from the land towards the sea, toward the sea और a large lake। ठीक है, यानी कि पानी का रिजर्वायर होना चाहिए। ठीक है, वो सी भी हो सकता है और लार्ज लेक भी हो सकती है। ठीक है, और ये टिपिकली कब होता है लैंड ब्रीज? बेटे ये होती है एट नाइट। ठीक है, तो आप अगर चाहो तो इसको यहाँ पे ये भी राइट कर सकते हो, इट टिपिकली TYPICALLY, it typically occurs at night, occurs at night and in the early morning, and in the early morning। ठीक है, अब इसको बेटे आप लोग अच्छी तरह से लर्न कर लेना ताकि अगर पेपर में ये आती है तो वहाँ पे आप लोग कंफ्यूज ना हो। ठीक है, मॉर्निंग क्लियर हो गया। ये हमने क्या लिख लिया, हमने डेफिनेशन यहाँ पे राइट कर ली किसकी? लैंड ब्रीज की। ठीक है, एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ, मैंने क्या लिखवाया? मैंने लिखवाया लैंड ब्रीज इज़ अ जेंटल ऑफशोर विंड दैट ब्लोज फ्रॉम द लैंड टूवर्ड द सी और लार्ज लेक, इट टिपिकली अकर्स एट नाइट एंड इन द अर्ली मॉर्निंग। राइट कर लिया। नेक्स्ट डेफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं किसकी? सी ब्रीज की। सी ब्रीज, इसकी भी राइट कर लो, उसी का बिल्कुल रिवर्स है। अ सी ब्रीज इज अ कूलिंग डे टाइम विंड। ठीक है, डे टाइम विंड दैट ब्लोज, डे टाइम विंड दैट ब्लोज from the ocean, OCEAN। ठीक है, ओशन और अ लार्ज लेक, ओशन हो सकता है, सी हो सकता है, लार्ज लेक यहाँ पे हो सकती है। ठीक है, वाटर का रिजर्वायर होना चाहिए। लेक ऑन टू द लैंड, ऑन टू द लैंड। ठीक है, और ये आप यहाँ पे राइट कर लो। ठीक है, ये सिंपल मैंने आपको यहाँ पे क्या लिखवा दिया, सी ब्रीज की हमने डेफिनेशन यहाँ पे राइट कर ली। अ सी ब्रीज इज़ अ कूलिंग डे टाइम विंड दैट ब्लोज फ्रॉम द ओशन और द लार्ज और अ लार्ज लेक इनटू द लैंड। और मैंने अभी आपको बताया कि इट अकर्स बिकॉज लैंड हीट अप मच फास्टर अंडर द सन देन वाटर। ठीक है,
तो बेटे ये क्या हो गया, ये हमारी डेफिनेशंस कंप्लीट होगी। हमने यहाँ पे दोनों डेफिनेशंस राइट कर लिए हैं, मैंने आपको दोनों लिखवा लिए हैं, ये आप लोग लिख लो। इन केस अगर आपके पेपर में आता है कि राइट डाउन द या डिफाइन लैंड ब्रीज, तो आप इस तरह से डिफाइन कर लेना। अगर आता है डिफाइन सी ब्रीज, देन भी आप कर सकते हो। और अगर ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज, तब भी आप ये दोनों डेफिनेशंस वहाँ पे राइट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं बेटे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ग्लाइडिंग। लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक यानी कि नेक्स्ट एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे हमारे पास इसी कन्वेक्शन करंट की जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है बेटे। पहले हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। नाउ सेकंड हमारे पास है ग्लाइडिंग। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं साथ साथ आपको इसको एक्सप्लेन करूँगी। ग्लाइडिंग। Gliding. What keeps a glider in the air? A glider, which is like a small plane without an engine, relies on the upward movement of the warm air current or thermal created by convection. Gliders take advantage of these rising current of warm air to stay in the air for extended periods. Similarly, birds use thermal to stay aloft for hours without flapping their wings. They stretch their wings and circle in the thermals, allowing them to gain altitude as the warm air rises. Birds such as eagle, hawks, and vultures are especially skilled at using thermal to glide over long distances with little effort, barely needed to flap their wings. नेक्स्ट जो बेटे हम एप्लीकेशन पढ़े हैं कन्वेक्शन करंट की, डेट इज़ ग्लाइडिंग। व्हाट इज़ ग्लाइडिंग? ठीक है, अच्छा बेटे, जो अभी मैंने टॉपिक रीड आउट किया डेट इज़ ग्लाइडिंग, पहले तो इसका मतलब आपको समझ आना चाहिए कि हम आम टर्मिनोलॉजी में, आम लैंग्वेज में हम अक्सर वर्ड यूज़ करते हैं ग्लाइडिंग। ग्लाइडिंग का मतलब क्या होता है? ग्लाइडिंग जनरली जो रेफ़र करता है बेटे ये रेफ़र टू मूविंग स्मूथली, यानी कि स्मूथली जो मूवमेंट है डेट इज़ नोन एज एक स्मूथली मूविंग मूवमेंट हो आपकी, और कंटिन्यूसली और एफर्टलेसली जो मूवमेंट होती है उसको हम लोग आम लैंग्वेज में क्या कहते हैं? ग्लाइडिंग मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, और ग्लाइडिंग मूवमेंट जो है ये बहुत सारे हमें जो है चीज़ों में नज़र आती है। सबसे पहले तो एयर स्पोर्ट्स हैं, फ्लाइट मैकेनिक्स हैं, ठीक है, इनमें भी आप लोग देखते हो। ठीक है, ग्लाइडिंग मूवमेंट। इसके अलावा बर्ड्स के अंदर जो है वो ग्लाइडिंग मूवमेंट्स आपको देखने को मिलती है। ठीक है, अब सबसे पहले आपकी जो यहाँ पे बुक में जो आ रहा है वो आ रहा है व्हाट कीप्स अ ग्लाइडर इन द एयर। ग्लाइडर क्या है? देखो ये पर्सन जो इस टाइम आपको फ्लाई करता हुआ नज़र आ रहा है स्क्रीन पे, आपकी बुक में जो डायग्राम नज़र आ रही है, दिस इज़ नोन एज ग्लाइडर। इसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्लाइडर कहते हैं। ग्लाइडर क्या है? ग्लाइडर विच इज़ अ स्मॉल प्लेन विदाउट एन इंजन। ग्लाइडर एक प्लेन ही की तरह का होता है लेकिन इसमें इंजन नहीं होता। ठीक है, छोटा होता है और ये मूव करता है। ठीक है, इन द एयर। ये किस तरह से मूव करता है? ये मूव करता है जो यानी कि इसकी जो पूरी मूवमेंट है, यहाँ पे जो प्रोसेस इन्वॉल्व है डेट इज़ आल्सो कन्वेक्शन। ठीक है, और ये रिलाई कर रहा होता है अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वार्म एयर करंट। आपको मैंने अभी सारा हमने फिनोमेना पढ़ा था कि जब एयर गर्म होती है, हवा जब गर्म हो जाती है तो वो क्या करती है, वो ऊपर को राइज होती है। ठीक है, जब गर्म हवा ऊपर को राइज होती है, हवा ऊपर जाती है ना, उसी गर्म हवा के चलने से, उसी गर्म हवा की जो स्पीड है, उसी गर्म हवा का यानी कि वार्म एयर का जो करंट है ना, उसी से ग्लाइडर्स की जो मूवमेंट है बेटे वो होती है। ठीक है, ये बात आपने हमेशा याद रखनी है। इसको ज़रा और इजी वर्ड्स में मैं बताती हूँ। देखो जो ग्लाइडर होता है ना बेटे, ग्लाइडर आप सबको पता है। ठीक है, छोटे छोटे से एरोप्लेन की शेप के भी होते हैं, जिस तरह का आपकी बुक में ग्लाइडर बना हुआ है इस तरह का भी ग्लाइडर होता है। ग्लाइडर जो है ये मूव करता है बाय यूजिंग ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटी को यूज़ करके बेसिकली तो ये मूव कर रहे होते हैं, ये ग्लाइड करते हैं फॉरवर्ड और जनरेट करते हैं अपनी लिफ्ट को। ठीक है, ये तो फिनोमेना पता है ना, आप लोगों ने अक्सर वीडियोस वगैरह में देखा होगा, या हो सकता है कभी किसी स्टूडेंट ने एक्सपीरियंस भी किया हो बेटे। तो यहाँ पे क्या है कि ग्लाइडर के अंदर इंजन नहीं होता, इट इज़ जस्ट लाइक अ स्मॉल प्लेन विदाउट एन इंजन। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि फॉरवर्ड स्पीड जो है वो बेसिकली हो रही होती है, और कॉन्स्टेंटली यानी कि रूटीन पूरी कंटिन्यूसली जब तक ये ग्लाइड करता रहेगा,
इट डिसेंड इन एयर, ठीक है। और अगेन अगर उसको जब जब ग्लाइडर ने अपना बेटे एल्टीट्यूड को गेन करना होता है तो वो क्या करते हैं, वो अप ड्रिफ्ट लगाते हैं, यानी कि राइज करते हैं अगेंस्ट एयर करंट। मैंने आपको पहले बताया ना कि यहाँ पे बेटे जो प्रोसेस इन्वॉल्व है वो क्या है, वो हॉट एयर है। हॉट एयर आपको पता है क्या करती है, हवा गर्म जो है वो ऊपर उठती है ना, उसी गर्म हवा से राइजिंग एयर करंट से जो है ये इस ग्लाइडर का अप ड्राफ्ट होता है। ये बात आपने याद रखनी है। और वही जो राइजिंग एयर करंट है वो इस एयरक्राफ्ट को पुश करता है और अपवर्ड पुश करेगा फास्टर, ठीक है। जब एक वार्म एयर का करंट ज़्यादा होता है तो जो ग्लाइडर है, जो एयरक्राफ्ट है, वो अपवर्ड मूव करता है, ठीक है। ये यहाँ पे बस छोटी सी एक मेन चीज़ थी, वही आपने यहाँ पे याद रखनी है। 3-4 लाइंस में आपको दी हुई है बुक में, आपने वही याद करनी है कि जैसे एयर फ्लो होगी ओवर, और इसके जो विंग्स होते हैं बेटे, दे हैव स्पेशल शेप्ड होती है इनकी, और इनकी शेप ऐसी होती है कि ये लो एयर प्रेशर जो है वो टॉप पे क्रिएट कर लेते हैं और बॉटम पे ये ग्लाइडर जो है हाई प्रेशर क्रिएट करते हैं, ठीक है। और फिर ये जो अपवर्ड फोर्स होती है दैट इज़ नोन एज लिफ्ट, इसको हम लिफ्ट कहते हैं। ये अपवर्ड फोर्स जो है ये ग्लाइडर को अलाउ करती है कि वो क्या करे, वो फ्लोट करे, ठीक है। तो ये जो ग्लाइडर है ये एक कॉमन एग्जांपल है किसकी, कन्वेक्शन करंट की। दूसरी यहाँ पे जो मेन चीज़ यहाँ पे आपको बताई हुई है कि ग्लाइडर जो हैं वो एडवांटेज लेते हैं इस राइजिंग, ये तो हमने सारा डिटेल से पढ़ लिया कि वार्म एयर जो राइज करती है उसी का ये एडवांटेज लेते हैं, और एयर में ज़्यादा देर तक जो है, एक लंबे लंबे अरसे तक, काफ़ी देर तक जो है वो स्टे कर सकते हैं ड्यू टू दिस वार्म एयर। यही फिनोमेना बेटे बर्ड्स में भी देखने में मिलता है, ठीक है। बर्ड्स भी जो परिंदे होते हैं वो भी इसी तरह से यही टेक्निक यूज़ करके जो है वो फ्लाई कर रहे होते हैं। बेटे जो बर्ड्स होते हैं ना, जितने भी परिंदे हैं, आपने कभी नोटिस अगर किया हो तो बर्ड जो हैं ये भी ग्लाइड करते हैं। और ये कैसे ग्लाइड करते हैं, ये ग्लाइड करते हैं कि ये जो इनके स्टेशनरी विंग्स होते हैं ना, ये उनको लॉक कर लेते हैं एट स्पेसिफिक एंगल्स, कुछ एंगल्स पे ये अपने विंग्स को लॉक कर लेते हैं, ठीक है। और ये फिर स्मूथली जो है ये ग्लाइड करते हैं, ठीक है। ये बार बार अपने जो इनके जो विंग्स हैं उनको फ्लैप नहीं करते, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या है कि बर्ड जो है वो फॉर आवर्स, बहुत अरसे, बहुत घंटों तक बग़ैर अपने विंग्स को फ्लैप किए जो है वो हवा में ठहर सकते हैं, ठीक है। कुछ बर्ड्स ऐसे हैं, कॉमन एग्जांपल आपकी बुक में इनकी में दी हुई है, जैसे कि ईगल्स हैं, हॉक्स हैं, वल्चर्स हैं। ये स्पेशली स्किल्ड बर्ड्स हैं, इन ये महारत रखते हैं ग्लाइडिंग में, ठीक है। और ये जो है इनके अंदर भी यही फिनोमेना है जो हमने ग्लाइडर में फिनोमेना भी पढ़ा था ना डिटेल से, ये भी वही फिनोमेना है, यानी कि वार्म एयर का जो राइज होना है उसी को यूज़ करते हैं। और उसी की जो वार्म एयर की ही वजह से जो है ये हवा में ज़्यादा देर तक बेटे ये फ्लाई कर सकते हैं विदाउट फ्लैपिंग देयर विंग्स। जैसे छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं बेटे, वो बार बार अपने परों को फड़फड़ाते हैं, लेकिन ये जो बड़े बर्ड्स हैं ना, ईगल्स हैं, हॉक्स हैं, वल्चर्स हैं, ये क्या करते हैं, ये अपने जो फीदर्स हैं, जो इनके विंग्स हैं, उनको बग़ैर फ्लैप किए जो है ये काफ़ी देर तक, काफ़ी घंटों तक फ़िज़ा में रह सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो बर्ड्स के विंग्स होते हैं बेटे, इनकी शेप जो है ना वो एयर फॉयल जैसी होती है, ठीक है। जब जैसे ही हवा चलती है या हवा जो है इनके परों पे जब मूव करती है तो जो हवा इनके ऊपर होती है ना, वो मतलब आप ये कह सकते हो द एयर ऑन द टॉप, जो इनके टॉप एयर होती है वो फास्टर ट्रेवल करती है देन द एयर बिलो। यानी कि सपोज करो आपके पास कोई भी बर्ड जब फ्लाई करता है, एक हवा बर्ड के ऊपर है, एक हवा बर्ड के नीचे है। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि जो एयर ऑन द टॉप होती है, बर्ड के टॉप पे होती है, वो फास्टर एयर होती है, और जो एयर बर्ड के नीचे होती है वो क्या होती है, वो स्लो होती है, लो होती है, ठीक है। उसका प्रेशर लो होता है, ठीक है। और इसी वजह से ये ज़्यादा देर तक जो है वो क्या रह सकते हैं, फ़िज़ा में रह सकते हैं, ठीक है, विदाउट फ्लैपिंग देयर विंग्स। और यहाँ पे भी जो फिनोमेना इन्वॉल्व है वो कन्वेक्शन ही इन्वॉल्व है। वार्म एयर जो है वो राइज होकर जब ऊपर जाती है तब भी ये जो है ईज़िली फ्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और यानी कि आप सिंपल कह सकते हो कि यहाँ पे जो फिनोमेना इन्वॉल्व है डैट इज़ एयर रेजिस्टेंस, ठीक है। एयर रेजिस्टेंस जो है इट एक्ट अगेंस्ट द बर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है।
और बर्ड जो है वो इसको ओवरकम करते हैं और अपनी मोमेंटम को मेंटेन करेंगे और स्लाइटली जो है वो फिर डाइव करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो नेक्स्ट एप्लीकेशन पढ़ी कन्वेक्शन करंट की, डेट इज़ ग्लाइडिंग। ग्लाइडिंग में हमने दो एग्जांपल्स की, एक ग्लाइडर की एग्जांपल मैंने आपको बताई और एक किसकी एग्जांपल मैंने आपको बताई, बर्ड्स की एग्जांपल बताई कि बर्ड जो हैं वो एयर में किस तरह काफ़ी देर तक स्टे कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पूरे फिनोमेना को आपने अच्छी तरह से पूरे जो दो एप्लीकेशंस हमने पढ़ ली हैं ना आज, एक हमने क्या पढ़ी, लैंड एंड सी ब्रीज पढ़ी है और दूसरी हमने क्या पढ़ी है, ग्लाइडिंग पढ़ी है। इन दोनों एप्लीकेशंस को आपने अच्छी तरह से स्टडी करना है। इन दोनों एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम, कोई कन्फ्यूजन होती है तो बेटे फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है कन्वेक्शन इन सी वाटर एंड मैरीन लाइफ को स्टडी करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो और मुझे यहीं पे इजाज़त दो। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़। 10th क्लास, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।